तो आज का हमारा टॉपिक है रोहिणी नक्षत्र। और आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉर्डशिप किसके पास है, साइन किसकी है, डीटी मतलब देवता कौन है, रोहिणी नक्षत्र क्या डिनोट करता है, रोहिणी कौन थी, और पौराणिक कथाएं, और सभी ग्रहों के रोहिणी नक्षत्र में बैठने के प्रोस एंड कॉन्स। ठीक है। तो सबसे पहले रोहिणी नक्षत्र का लॉर्ड कौन है? मून। चंद्रमा चंद्रमा। इज द लॉर्ड ऑफ रोहिणी नक्षत्र। राशि कौन सी आती है? ऋषभ राशि। ऋषभ राशि आती है। ऋषभ राशि कौन और से तत्व की राशि है? पृथ्वी तत्व की। पृथ्वी। पृथ्वी तत्व साइन, राइट। तो हम्म। जी। स्टेबिलिटी यहाँ पे डिनोट होगी। पृथ्वी तत्व आएगा तो स्टेबिलिटी भी कहीं ना कहीं आएगी, स्थिरता। यस। करेक्ट। और रोहिणी नक्षत्र के चारों चरण वृषभ राशि में ही आएंगे। तो वृषभ राशि बिल्कुल। का लॉर्ड होगा शुक्र, और रोहिणी नक्षत्र का लॉर्ड होगा चंद्र। तो यहाँ पे शुक्र चंद्र के कॉम्बिनेशन से चीजें निकल के आएगी। ठीक है। अगर आपको मोटा मोटा अगर समझना है तो हम भृगुनंदी नाड़ी में शुक्र चंद्र से क्या क्या सिंबोलिज्म लेते हैं, या तो क्या क्या प्रिडिक्शंस निकाल के देते हैं, तो वहां पे थोड़ी बहुत साम्यता आएगी। अब रोहिणी नक्षत्र के डीटी देवता कौन है? किसी को मालूम है? कृष्ण भगवान। नहीं। कृष्ण भगवान उसके ब्रह्मा कृष्ण जी। भगवान ने तो रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। ब्रह्मा यस। जी। ब्रह्मा जी। यस। यस यस। ब्रह्मा जी इज द डीटी और देवता ऑफ द रोहिणी नक्षत्र। अब रोहिणी नक्षत्र है क्या, वो सबसे पहले जान लेते हैं। रोहिणी कौन है मालूम है? हु इज रोहिणी? सर मून की बलराम 27वीं जी की शायद पत्नी थी वाइफ। शायद। उनकी वाइफ। नहीं। उन हाँ हाँ। चंद्रमा ने 27 स्त्रियों से शादी की थी। उनमें से एक का नाम था रोहिणी। हम्म। और रोहिणी नक्षत्र का अर्थ होता है लाल रंग वाली, या तो युवा कन्या, यंग गर्ल। तो रोहिणी नक्षत्र इनसे जुड़ा हुआ है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब भी हम किसी फर्टिलिटी की बात करते हैं ना, तो दिस इज द नक्षत्र इज वेरी फर्टाइल नक्षत्र। और उसकी जो शक्ति है ना, उसे रोहण शक्ति कहा जाता है। और रोहिणी नक्षत्र का संबंध भी, जैसे हमने अश्विनी के बारे में बात किया था, परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के रोल बदल जाते हैं। अश्विनी नक्षत्र में भी ट्रांसपोर्टेशन था और रोहिणी नक्षत्र में भी ट्रांसपोर्टेशन है, लेकिन यहाँ पे लग्जरियस ट्रांसपोर्टेशन है। गाड़ी होना और लग्जरियस गाड़ी होना दोनों अलग अलग बात हो जाती है। तो रोहिणी नक्षत्र का सीधा संबंध ट्रांसपोर्टेशन से है, और यह व्यक्ति को अत्यंत विलासी वाहन का स्वामी बना सकता है। अ सुपर लग्जरी व्हीकल। रोहिणी चंद्रमा की पत्नी थी। हाँ, चंद्रमा जी की पत्नी थी। और ये नक्षत्र ऑलवेज एसोसिएटेड विथ प्रॉस्पेरिटी एंड एबंडेंस, समृद्धि से जुड़ा हुआ होता है। और इसको सुंदरता से भी जोड़ा जाता है, ब्यूटी। क्योंकि शुक्र चंद्र जहां पे होगा तो वहां पे ब्यूटी तो ऑलवेज आएगी। अब बात करते हैं रोहिणी कौन थी। तो रोहिणी चंद्रमा जी की सबसे प्रिय पत्नी थी। और वो जानती थी कि चंद्रमा जी को कैसे रिझाया जाए। और वो चंद्रमा जी को नृत्य, संगीत, नाटक और अभिनय से रिझाती थी। और इन सभी कलाओं में वो निपुण थी, जिसके कारण चंद्रमा अपनी 26 अन्य पत्नियों को तुलना में रोहिणी से ज्यादा प्रभावित थे। और बाकी पत्नी जो है
वो रोहिणी से उसी वजह से जलती थी, जेलसी होती थी या तो ईर्ष्या करती थी। इसीलिए अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज इसको जोड़ते हैं तो मजबूत रोहिणी नक्षत्र वाले जातक अक्सर दूसरों की ईर्ष्या का कारण बन सकते हैं, और या तो दूसरी ओर ऐसे जातक स्वयं से बहुत अधिक प्रेम करने वाले सेल्फ लविंग पर्सनालिटीज हु अडोर देमसेल्व्स अ लॉट, खुद की प्रशंसा और नार्सिसिस्ट हो सकते हैं। इस नक्षत्र के देवता जो है वो प्रजापति सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी है। अब हम इनसे जुड़ी पौराणिक कथा क्या क्या कहती है, एक ब्रह्मा जी की कथा हम लोग डिस्कस करेंगे, एक कृष्ण भगवान की कथा भी हम लोग थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे। तो प्राचीन वैदिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। सृष्टि के जो रचयिता है वो ब्रह्मा जी है, और उन्होंने मनु और शत्रुपा और अन्य जीवों को उत्पन्न किया था ताकि संसार पूरी तरीके से चल सके। लेकिन जैसे जैसे सृष्टि बढ़ती गई, ब्रह्मा ने अपनी रचना की सुंदरता को देखा और उनसे अट्रैक्ट होने लगे। तो ब्रह्मा ने जब शत्रुपा यानी कि रोहिणी, या कभी कभी सावित्री या तो शत्रुपा के रूप में भी जानी जाती है, तो बनाया था, तो वह अत्यंत सुंदर थी। और ब्रह्मा ने अपनी रचना, उनकी रचना से वो ब्रह्मा जी खुद आकर्षित हो गए थे। इतना अधिक हो गए थे कि भी जहां भी रोहिणी जाती थी ब्रह्मा उनका पीछा करते रहते थे। और रोहिणी ब्रह्मा की दृष्टि से बचने के लिए अलग अलग दिशा यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऊपर और नीचे भागती रहती थी। और ब्रह्मा ने उनको पीछे जाने के लिए 5 मुख धारण किए थे। 4 दिशाओं के लिए एक मुख और ऊपर नीचे देखने के लिए एक मुख, तो 5 दिशा वो कवर कर सकते थे इस तरीके से। तो इस कथा से हम लोग वासना, मोह और आत्मनियंत्रण को भी जोड़ सकते हैं। जब ब्रह्मा जी का आकर्षण एक हद से ज्यादा बढ़ गया, तब वहां पे शिव जी को इंटरफियर करना पड़ा, और शिव जी ने ब्रह्मा जी को वार्निंग दी कि आप एक सृष्टिकर्ता हो और आप अपने कर्तव्य के विमुख नहीं होना चाहिए आपको। मतलब जो आप कर रहे हो वो आपको कदापि नहीं करना चाहिए। और उसी के दंड स्वरूप शिव जी ने ब्रह्मा जी के 5वां सर, जो ऊपर नीचे देख सकता था, वो काट दिया था, जिससे यह दर्शाया गया कि अहंकार और वासना पर नियंत्रण आवश्यक है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने पश्चाताप किया और अपनी तपस्या में वापस लीन हो गए। तो इस कथा का रोहिणी नक्षत्र से कैसे संबंध बना सकते हैं कि रोहिणी नक्षत्र जो है अत्यधिक आकर्षण और सौंदर्य का प्रतीक है, और रोहिणी नक्षत्र आकर्षण की चरम सीमा का प्रतिनिधित्व करता है। वासना और आत्ममुक्ता की चेतावनी, आत्ममुक्ता मतलब सेल्फ लव। यह नक्षत्र दिखाता है कि अत्यधिक मोह या वासना विनाश का कारण भी बन सकती है। इसकी वजह से ब्रह्मा जी को अपना 5वां मुख खोना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं बदनामी हुई और कुछ उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिविटी, क्योंकि ब्रह्मा जी जो है वो सृष्टि के सर्जन करता है। तो जैसे ब्रह्मा ने सृष्टि रची, रोहिणी नक्षत्र भी रचनात्मक क्षेत्रों जैसे कला, संगीत, अभिनय, डिजाइन आदि क्षेत्र से जुड़ा हुआ रहता है। और हमेशा एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी, दूसरों को आकर्षित करने वाली चुंबकीय आकर्षण होता है इन व्यक्तियों में। अब रोहिणी नक्षत्र की आध्यात्मिक शिक्षा क्या हो सकती है कि अंदर और बाहर के संतुलन को बनाए रखना चाहिए। वासना और मोह से ऊपर उठकर उच्च चेतना की ओर
सच्ची सफलता मिल सकती है। और इसका जो रिजल्ट निकल के आता है या तो कंक्लूजन जो निकल के आता है वो ये आता है कि रोहिणी नक्षत्र हमें सिखाता है कि सुंदरता, विलासता और प्रेम में आकर्षण जरूरी है, लेकिन साथ में संयम और संतुलन भी इतना जरूरी है। अब एक माइथोलॉजी यहां पे ये भी कहती है कि दक्ष प्रजापति का श्राप लगा था चंद्रमा जी को। उसकी कथा ये है कि चंद्रमा की 27 पत्नियां दक्ष की बेटियां थी, लेकिन चंद्रमा अधिकतर समय केवल रोहिणी नक्षत्र के साथ बिताते थे। तो बाकी बहनों ने यह शिकायत अपने पिता प्रजापति दक्ष को की थी, और दक्ष ने चंद्रमा को बीमारी का श्राप दिया था, जिसे चंद्रमा पतले होने लगे थे। और अल्टीमेटली अगर आज के कंटेक्स्ट में उसे हम समझे तो टीबी टीबी का श्राप दिया था। तो चंद्रमा जी उनसे पतले होने लगे थे। अब चंद्रमा जो है वो पोषण का प्रतीक है, फूड जो है वो चंद्रमा से आता है, और उनके पतले होने से पृथ्वी पर वनस्पति और पशु मुरझाने लगे। और तभी भगवान शिव के पास गए और शिव ने श्राप को पूरी तरीके से नहीं हटाया, लेकिन चंद्रमा को यह वरदान दिया कि वो एक पक्ष में पतला होगा और दूसरे पक्ष में बढ़ेगा। तो जो भी हम चंद्रमा की कलाएं देखते हैं, अमावस्या से पूर्णिमा और पूर्णिमा से अमावस्या, इसके चंद्रमा का घटता और बढ़ता रूप बनता है। तो ये कथा यहां से जुड़ी हुई है। इस कथा का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं कि किसी भी ग्रह या भाव पर रोहिणी का प्रभाव ज्यादा है, वह जीवन में किस्मत का उतार चढ़ाव झेल सकता है, और उच्च स्थान पर पहुंचने के बाद वो सडन डाउनफॉल भी फेस कर सकता है। इसको ऐसे जोड़ सकते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स को। सर रिपीट कर दीजिए प्लीज। सॉरी, रिपीट कर दो ये बात। कहाँ से रिपीट करूं मैडम? ये जो सडन डाउनफॉल का कारक हो सकता है। सडन डाउनफॉल का कारक के लिए दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा जी को श्राप दिया था। वो श्राप क्यों दिया था आपने सुना? कि जो यस सर, यस सर। 27 पत्नियां जो दक्ष की बेटियां थी, हम्म, उनमें से हाँ। चंद्रमा सिर्फ रोहिणी के साथ ज्यादा वक्त बिताते थे, और बाकी 26 कन्याओं ने अपने पिता दक्ष को इनकी कंप्लेन की थी। तो हाँ दक्ष जी। राजा ने चंद्रमा जी को श्राप दिया था कि जिससे हम्म, चंद्रमा जी पतले होने लगे। हम्म, और पतले होने लगे उसके कारण जो फूड और न्यूट्रिशन का भी कारक है, तो पृथ्वी पर उसकी इफेक्ट सीधी आई वनस्पति और पशु हम्म, के ऊपर, और वो हम्म, सब पतले होने लगे या तो मुरझाने लगे। जी। और तभी भगवान शिव ने वापस इंटरफियर किया और चंद्रमा हम्म, का श्राप पूरी तरीके से नहीं हटाया, लेकिन ऐसा कहा कि तुम 15 दिन के लिए पतले और हम्म, 15 दिन के लिए बढ़ सकते हो। यस। तो जो हम वैक्सिंग एंड वैनिंग मून जो देखते हैं ना, हाँ जी। उसकी कथा यहां से जुड़ी हुई है। तो हम्म, अगर चंद्रमा एक्सपांड भी होता है, सिंकिंग भी करता है, तो अगर हम्म, रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव किसी जातक के ऊपर या तो किसी ग्रह के ऊपर या तो किसी घर के ऊपर ज्यादा है, तो उस घर हम्म, से जुड़े या तो ग्रह से जुड़े कारक तत्वों में उतार चढ़ाव दे सकता है। हाँ जी। तो इस तरीके से बिल्कुल। हम फ्लक्चुएशन से उसको जोड़ते हैं, या तो फ्रिक्वेंट अप डाउन से भी उसको जोड़ते हैं। यस यस, थैंक यू सर। ठीक है। हाँ जी। अब रोहिणी नक्षत्र के गुण और प्रवृत्तियां क्या क्या हो सकती है कि वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का माना जाता है, और ये चंद्र की मूल त्रिकोण राशि भी है। हम्म, जिन जातकों के चंद्रमा या दशम भाव का स्वामी 10th हाउस लॉर्ड रोहिणी में हो, वो व्यक्ति फैशन डिजाइनिंग, रेस्टोरेंट और बार्स, आर्किटेक्ट जैसे क्षेत्रों में करियर बना सकते हैं। हम्म, अब भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का लग्न और चंद्र दोनों रोहिणी में थे। हम्म, ठीक है। वृषभ लग्न की कुंडली थी, और वृषभ लग्न में वृषभ राशि में
चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में। तो उनका स्वभाव कैसा था? रोमांटिक, स्त्रियों के बीच हम्म, रहने वाले और सौंदर्य यस प्रेमी। जी। और साथ में जो इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट थे, नृत्य, संगीत, अभिनय, हम्म, नाटक, बांसुरी बजाना, गोपियों को धुनें सुनाना, हम्म, रासलीला करना, हम्म, रचनात्मक संवाद और प्रेम पूर्वक नृत्य, ये सब रोहिणी की विशेषता है। यस। अब कृष्ण भगवान सर्जन और पालनकर्ता का भी गुण धारण करते थे। हम्म, तो पालक, मार्गदर्शक और रक्षक, क्योंकि उन्हें गीता का उपदेश दिया था और वृंदावन की रक्षा की थी। हम्म, साथ में हम इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि इरोटिक सेल्फ इंटरेस्ट एंड मल्टीपल अफेयर्स। हम्म, श्री कृष्ण का जो पालन था वो उनकी खुद की माता ने नहीं किया था। तो अगेन हम्म, एडॉप्शन एंड सेरोगेसी इज द पार्ट ऑफ दिस नक्षत्र ऑल्सो। हम्म, किसी के ऊपर ज्यादा पजेसिव हो जाना, हम्म, वेरी पजेसिव अबाउट हिज possessions, हम्म, स्पेशली गर्लफ्रेंड्स, हम्म, chronic health issues like TB, हम्म, it always tends to live a luxurious life। अपने प्रेम संबंधों से ज्यादा आकर्षित रहना, हम्म, अवैध संबंध, हम्म, इलिजिमेट कनेक्शंस मतलब, हाँ। एंड गुड फर्टिलिटी। अब आध्यात्मिक संदेश क्या मिल सकता है यहाँ पे? कृष्ण भगवान का कोई जुड़ा हुआ है तो कोई आध्यात्मिक संदेश भी तो देता होगा। यस। क्या हो सकता है? अपने कर्म को करो, मतलब कर्म करना जरूरी है। कर्म तो हर एक का करना जरूरी है मैडम, लेकिन अगर हम बात करें तो ईश्वर के प्रति प्रेम, सौंदर्य हम्म, और कला और करुणा का कंडक्टन, मतलब जो भी लोग धर्म का प्रचार करते हैं ना, हम्म, और उसको ईश्वर के प्रेम, सौंदर्य और कला और करुणा से जोड़ते हैं, हम्म, तो दे आर द मीडियम ऑफ कन्वेइंग हम्म, आध्यात्मिक संदेश थ्रू दिस मेथोडोलॉजी। जैसे हम्म, इस्कॉन, हाँ। वो अपने धर्म का प्रचार कैसे करते हैं, ईश्वर का प्रचार कैसे करते हैं? नाच गा के। नाच गा के। कृष्ण जी को। ठीक है। हम्म, अब इनसे जुड़े प्रोफेशन क्या क्या हो सकते हैं? एक्टर, डांसर, मॉडल्स, सिंगर्स, म्यूजिशियन, फैशन डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग, मेकअप आर्टिस्ट, पेंटर, इंटीरियर डेकोरेटर्स, फोटोग्राफर्स, ये सारे प्रोफेशन आर्ट, ब्यूटी और क्रिएटिविटी से जुड़ सकते हैं। यस सर। शुक्र चंद्र का कॉम्बिनेशन आ गया। हम्म, और है बैंकिंग, अकाउंट्स, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, लग्जरी गुड्स ट्रेडिंग, ट्रेडिंग लाइक डायमंड, परफ्यूम्स, क्लोथ्स, कार्स, ज्वेलरी। कार्स में भी ये सारी लग्जरियस आइटम्स, हम्म, ज्वेलरी होना और लग्जरियस ज्वेलरी होना, हम्म, दोनों में अंतर है। यस। ठीक है। तो यहां जी। पे लग्जरियस चीजों की डेफिनेशन आएगी। हम्म, डेयरी, फूड प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोफेशंस, एनवायरमेंटलिस्ट, बोटानिस्ट, राइटर, स्टोरी टेलिंग, टीचर,
मीडिया, एडवर्टाइजिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, एनी काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल, टूरिज्म, इवेंट मैनेजमेंट, डिप्लोमेट्स और एम्बेसडर्स। और स्पिरिचुअल या तो हीलिंग फील्ड्स की बात करें तो आयुर्वेदा, नेचुरल हीलर्स, एस्ट्रोलॉजर्स एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस प्रोवाइडर विथ आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन। यहां पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आयुर्वेदा, नेचुरल हीलर्स, एस्ट्रोलॉजर, स्पिरिचुअल गाइडर तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन उनका जो रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक कलात्मक हो जाएगा, आर्टिस्टिक हो जाएगा। तो दिस इज द एडेड फीचर ऑफ द रोहिणी नक्षत्र, जो उसकी विशेषता है। कोई भी काम जो लग्जरी, ब्यूटी या तो कंफर्ट से जुड़ा हुआ है, वेल्थ या तो रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ है, आर्ट, परफॉर्मेंस, सोशल से जुड़ा हुआ है, वो सारी चीजें रोहिणी नक्षत्र में आ सकती है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी सवाल या तो डाउट? नो सर। क्लियर सबको? ठीक है। यस सर। तो हम अब ग्रहों के प्रभाव के ऊपर आ जाते हैं। ग्रहों के प्रोस एंड कॉन्स इन रोहिणी नक्षत्र। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सूर्य से। तो प्रोस में आएगा करिज्मेटिक, मैग्नेटिक पर्सनालिटी, attracts attention, strong leadership in art, politics, and finance related sectors, luxurious lifestyle, natural authority with charm। कॉन्स में क्या आएगा? इगोइस्टिक, ओवर इंडल्जेंट इन some comforts, can become very manipulative in relationship, pride in wealth or status may cause downfall। मून इन रोहिणी नक्षत्र, क्रिएटिविटी, ब्यूटी, इमोशनल डेप्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, गुड फैमिली लाइफ, स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन पावर, चार्मिंग, नर्चरिंग एंड मैग्नेटिक पर्सनालिटी। कॉन्स में सेम, ओवर इमोशनल, पजेसिव, जेलस। पजेसिव की जगह ओवर पजेसिव लिख लेना यहां पे। अटैचमेंट टू लग्जरियस रिलेशनशिप में कॉज इन इंस्टेबिलिटी, फ्रिक्वेंट मूड स्विंग्स, डिपेंडेंसी ऑन अदर्स अप्रूवल। मंगल इन रोहिणी नक्षत्र, प्रोस में आएगा एनर्जेटिक, पैशनेट, हाईली एनर्जेटिक, स्ट्रॉन्ग विल पावर, एक्सेल्स इन रियल एस्टेट, लैंड, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस, ओवर प्रोटेक्टिव इन रिलेशनशिप्स। मंगल में यहां रिलेशनशिप क्यों आया? कोई बता सकता है? मंगल की फोर्थ दृष्टि हम यहाँ कोई दृष्टि की बात नहीं कर रहे हैं मैडम जी। सुरक्षा देती है, ऐसा सुना। सर भाई भी आता है मंगल में। मंगल में भाई भी एक आ बार। जाता है। और सर फैमिली को भी कई बार हम लेते हैं। फ्री होगी तो हस्बैंड आएगा। जी। लेकिन जब रिलेशनशिप, मंगल और रिलेशनशिप का मतलब क्या है, यहाँ पे शुक्र चंद्र को हम लोग पढ़ रहे हैं। बेसिक कंटेक्स्ट इज रिगार्ड टू मून एंड वीनस। मून एंड और विनस। मून और वीनस को साथ में जोड़ के सारे ग्रहों के प्रोस एंड कॉन्स निकालने।
कौन्स में आएगा ओवर सेक्सुअल, कंट्रोलिंग, जेलस, कैन बिकम एग्रेसिव इन लव एंड कैरियर, impulsive decisions regarding money and relationship। आ गया शुक्र चंद्र अगेन। अब बुध की बात करते हैं। बुध इन रोहिणी नक्षत्र। बुध होगा, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस आएगा, उसको शुक्र और चंद्र के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो स्वीट स्पीच, एक्सेलेंट कम्युनिकेटर, क्विक लर्नर एंड क्रिएटिव लर्नर, बैलेंस थिंकर एंड बिजनेस स्किल्स। कौन्स में आएगा कैन बिकम ओवरली मटेरियलिस्टिक और कनिंग, टेंडेंसी टू गॉसिप और मैनिपुलेट थ्रू वर्ड्स, sarcasm and lack of stability। Jupiter in Rohini, wealthy, wise, prosperous, spiritual yet enjoys material comforts। जो दम्भी बाबा लोग होते हैं ना, जो स्पिरिचुअल भी होते हैं और मटेरियलिस्टिक भी होते हैं। गुड टीचर, एडवाइजर, काउंसलर, एस्ट्रोलॉजर, रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी। कौन्स में आएगा ओवर इंडल्जेंस इन फूड, लग्जरी एंड सेंसुअल प्लीजर्स, कैन बिकम लेजी ड्यू टू कंफर्ट सीकिंग टेंडेंसी, मे यूज विजडम फॉर सेल्फिश और मटेरियलिस्टिक गेन्स ओनली। सेल्फ सेंटर आ गया यहां पे। नाउ वीनस इन रोहिणी, वेरी वेरी अट्रैक्टिव, चार्मिंग एंड मैग्नेटिक, आर्टिस्टिक, क्रिएटिव, मास्टर इन ब्यूटी, लग्जरी, आर्ट्स, loving, sensual and affectionate in relationship। कौन्स में आएगा ओवर स्पेंडिंग ऑन लग्जरी, रिलेशनशिप इश्यूज ड्यू टू ओवर सेंसुअलिटी और मल्टीपल अट्रैक्शंस, ओवर इंडल्जेंस इन प्लेजर्स, लस्ट। शनि इन रोहिणी नक्षत्र। प्रोस में आएंगे हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन, प्रैक्टिकल, एबिलिटी टू क्रिएट लॉन्ग टर्म वेल्थ एंड स्टेबिलिटी, serious approach towards responsibilities, success in industries, mining, agriculture। और कॉन्स में आएंगे स्लो सक्सेस, डिलेज इन कैरियर और मैरिज, इमोशनल कोल्डनेस इन रिलेशनशिप, may feel lack of satisfaction despite of having enough wealth, and fear of losing comfort। तो यहां पे सैटर्न के प्रोस से ज्यादा कॉन्स प्रैक्टिकलिटी में ज्यादा काम करते हैं। राहु इन रोहिणी, यहां पे डिजायर्स बढ़ जाएगी एक्सट्रीमली। तो इंटेंस डिजायर फॉर वेल्थ, फेम एंड लग्जरी, कैन गिव ओवरनाइट और सडन सक्सेस इन ग्लैमर, पॉलिटिक्स, बिजनेस, वेरी वेरी इनोवेटिव, थिंक ऑलवेज थिंक्स आउट ऑफ द बॉक्स, मैग्नेटिक पर्सनालिटी दैट अट्रैक्ट्स द अदर्स इजीली।
कॉन्स में आएगा ओवर इंडल्जेंस इन सेक्स, मनी एंड प्लेजर, एडिक्शंस, सीक्रेट रिलेशनशिप, सडन स्कैंडल्स एंड डाउनफॉल ड्यू टू ओवर एम्बिशन। केतु इन रोहिणी नक्षत्र, स्पिरिचुअल डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियलिज्म, इन ब्रैकेट लिखना आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल, क्योंकि यहां शुक्र और चंद्रमा के कॉम्बिनेशन को अगर केतु को डिफाइन करना है तो उनको बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, स्ट्रगल आएगी लाइफ में, और तब जाके वो स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ेंगे। इंट्यूटिव, साइकिक, मिस्टिकल पावर्स also can balance material success with higher wisdom. कॉन्स में आएंगे इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन इन लव एंड फैमिली लाइफ, may abandon comforts or loss of interest in relationship, always confuse between desires for luxury, मतलब अध्यात्म में जाना या तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जाने के बीच में हमेशा कंफ्यूज होते रहेंगे, और कैन फील लोनली डिस्पाइट ऑफ हैविंग ग्रेट सक्सेस। अगर हम सारे प्लेनेट को यहां पे अगर समराइज करें हम लोग, तो बेस्ट प्लेसमेंट जो होगी रोहिणी में वो शुक्र, चंद्र और गुरु की होगी। चैलेंजिंग प्लेसमेंट जो आएगी, जहां पे आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा या तो संभालना पड़ेगा, वो मार्स, राहु, केतु आएंगे। और प्रैक्टिकल और न्यूट्रल अगर की बात करें तो सूर्य, बुध और शनि आएंगे। तो हम लोग समराइज ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हमने सारे ग्रहों के प्रोस एंड कॉन्स इन रोहिणी नक्षत्र के ऊपर डिस्कशन कर लिया।